जय हिंद शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। हम लोग की जो है सीडीपी की क्लासेस चल रही थी, जिसमें जो है आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। इसके पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हमने जो है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब की वृद्धि और विकास के बारे में जो है चर्चा की थी। और आज जो है हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं और बात करने वाले हैं विकास के सिद्धांतों के बारे में और वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। विकास के सिद्धांतों के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए, सिद्धांत जो है ऐसे तर्क होते हैं, ऐसे विचार होते हैं, ऐसे तथ्य होते हैं जो कि किसी भी घटना के बारे में जानने के लिए या किसी भी घटना के विषय में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उसकी भविष्यवाणी करने में जो है हमारी सहायता करते हैं। ये जो तथ्य होते हैं, जो नियम होते हैं, इन्हीं को जो है सिद्धांत कहा जाता है। तो आइए जानते हैं विकास के सिद्धांतों के बारे में, मतलब कि उन तथ्यों के बारे में, उन विचारों के बारे में, उन नियमों के बारे में जो कि हमको किस बारे में बताते हैं, विकास के संबंध में जो है हमारा मार्गदर्शन करते हैं, विकास में होने वाली घटनाएं, विकास की भविष्यवाणी करने में जो है हमारी सहायता करते हैं। तो विकास के सिद्धांतों में जो है सबसे पहला सिद्धांत आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी जाति का जो विकास है वो उस जाति के लिए बनाए गए प्रतिमानों के अनुसार होता है। भाई प्रतिमान क्या होते हैं? तो प्रतिमान भी जो है किसी भी जाति के विकास के लिए बनाए गए नियम होते हैं, बताई गई वो बातें होती है जो कि उस जाति के विकास के बारे में हमको बताती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि मनुष्य की जो जाति है, मानव जाति के लिए कुछ प्रतिमान सेट किए गए हैं, कुछ प्रतिमान बताए गए हैं कि भाई जैसे किसी भी मानव का अगर जन्म होगा तो वो क्या होगा कि छोटा होगा, उसका आकार क्या होगा, छोटा होगा, वजन कम होगा और उसके जो सारे अंग है वो कैसे होंगे, छोटे होंगे। किसी भी मनुष्य के जीवन में सबसे पहले जो है शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी और ऐसे जो है उसका जीवन काल चलते रहेगा। तो क्या है, इसमें हमको बताया गया है कि ये जो है इन अवस्थाओं में जो है मनुष्य का विकास होगा। और भी क्या प्रतिमान बनाए गए हैं कि प्रत्येक मनुष्य की जो है 2 आंखें होंगी, 2 कान होंगे, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे। जो उनकी हाइट है, हाइट के लिए भी प्रतिमान बनाया गया है कि भाई सर्टेन इस एज लिमिट के बाद क्या होगा कि आपकी हाइट रुक जाएगी या फिर आपका वजन इतना ही बढ़ेगा। मानव जाति के लिए जो है ये प्रतिमान बनाए गए हैं। वैसे ही अगर हम बात करते हैं पशु जाति के बारे में, तो प्रत्येक जाति के जो पशु होते हैं उनके भी कुछ प्रतिमान बनाए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें जिराफ की, तो क्या होगा कि जिराफ की गर्दन कैसी होती है, लंबी होती है। तो हम ये देखेंगे कि प्रत्येक जिराफ की जो गर्दन है वो कैसी होगी, लंबी हमको जो है दिखाई देगी। जिराफ की ऊंचाई भी जो है हमको अधिक दिखाई देगी। भाई अब क्या छोटे जिराफ की ऊंचाई ज्यादा दिखाई देगी क्या? नहीं, उसमें भी क्या है, उनके अनुसार जो है प्रतिमान बनाए गए हैं। जैसे अगर हम हाथी की बात करते हैं, तो प्रत्येक हाथी की क्या होती है, सूंड होती है, 4 पैर होते हैं, वजन बहुत ज्यादा होता है और देखने में जो है गोल मटोल दिखता है। ठीक है, तो ये क्या है, हाथी प्रजाति के जो जानवर है उनके लिए बनाए गए जो है प्रतिमान होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उनके लिए जानवरों वाले प्रतिमान आए, उसके बाद में प्रॉपर उस जाति के प्रतिमान आए। ये होते हैं प्रतिमान। तो हमारा जो विकास का समान प्रतिमान का सिद्धांत है, वो सिद्धांत कहता है कि जो प्रत्येक जाति होती है वो क्या करती है, अपने जाति के प्रतिमानों का अनुसरण करती है। मतलब कि हर जीव अपनी जाति के प्रतिमानों का अनुसरण करता है। मतलब वो उसका जब विकास होगा तो उसकी जाति के जो प्रतिमान तय किए गए हैं या उसकी जाति के जो प्रतिमान है उसके अनुसार होगा। ये जो प्रतिमान होते हैं ये किसी भी चीज से जो है प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं मानव जाति की, तो मानव जाति में आप देख लीजिए कि कहीं पर भी कोई भी बच्चा पैदा हो उसका आकार जो है आपको छोटा ही देखने को मिलेगा। जो प्रतिमान आपको बताए गए हैं वो उन्हीं के अनुसार जो है उनका विकास होता है। लेकिन हमको क्या होता है कि कुछ वेरिएशन देखने को मिलते हैं, जैसे रंगों में अंतर हमको देखने को मिलता है। जहां पर जो है धूप बहुत ज्यादा पड़ती है वहां के लोग काले दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, उनके रंग का अंतर है। उनके विकास का जो प्रतिमान है वो परिवर्तित इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो भौगोलिक दशाओं का जो है वो विकास के प्रतिमानों के ऊपर जो है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इतनी बात आप लोग समझे। तो ये था हमारा विकास का समान प्रतिमान का सिद्धांत।
देखिए, विकास का जो दूसरा सिद्धांत है वो है विकास की दिशा का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। ये जो सिद्धांत है ये हमको बताता है विकास की दिशा के बारे में कि विकास जो है किस ओर से शुरू होकर के किस ओर जाता है। अगर विकास जो है हमारा सिर से शुरू होकर के पैर की तरफ जा रहा है, मतलब विकास अगर इधर से शुरू हो रहा है और पैर की अंगुली तक जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सेफेलोकॉर्डल मस्काधोमुखी। देखिए, जब क्या होता है, विकास हमारा क्या होता है, सिर से शुरू होता है और पैर की तरफ जाता है। मतलब सबसे पहले आपका सिर डेवलप होगा, फिर आपकी बाहें, फिर हाथ, और फिर जो है आपका नीचे का जो एरिया है वो डेवलप होगा, है ना। मतलब सबसे लास्ट में जो है इसके अनुसार क्या होगा, पैरों की अंगुलियां डेवलप होगी। ठीक है, मतलब तो इस टाइप से जब विकास चलता है तो उसको बोला जाता है मस्काधोमुखी या फिर सिरोपदोन्मुखी, या इसको बोला जाता है लंबवत विकास। क्या बोला जाएगा, लंबवत। तो इसके जो है हिंदी में आपको कई सारे नाम देखने को मिलने वाले हैं, इसीलिए आप इसको इंग्लिश में याद रखेंगे, सेफेलोकॉर्डल। ठीक है, ये जो है विकास की दिशा के सिद्धांत का ही एक भाग है। इसका जो है दूसरा भाग हमको बताता है कि बालक का जो विकास है वो क्या होता है, केंद्र से शुरू होकर के परिधि की ओर, मतलब अंदर से शुरू होकर बाहर की ओर जो है हमको देखने को मिलता है। इसको हम कई बार सेंटर टू पेरिफेरी भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो केंद्र होता है, मतलब कि बालक का केंद्र यानी कि जो छाती वाला हिस्सा होता है, या उसके हृदय से शुरू होकर के क्या होगा, बाहरी अंगों का विकास होगा। इसके अनुसार जो है बालक के विकास की दिशा क्या होगी, अंदर से बाहर की ओर होगी। ठीक है, और इसको जो है हिंदी में बोला जाता है दुराभिमुख। भाई हिंदी में तो आपको ऐसे नाम देखने को मिलेंगे जिसको आप ठीक से पढ़ भी नहीं पाएंगे, तो इसको आप इंग्लिश में याद रखेंगे। यही बात आएगी किसकी, कि जब बच्चे का विकास जो है वो सिर से पैर की तरफ हो रहा है, मतलब हेड टू टो जा रहा है, तो क्या होगा, इसमें सेफेलोकॉर्डल होगा। और जो है अगर बात हो रही है किसकी, कि सेंटर टू पेरिफेरी जब डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है तो वो क्या होगा, हमारा प्रॉक्सिमो डिस्टल होगा। ठीक है, विकास की दिशा का जो सिद्धांत है वो यही बताता है, और ये जो सिद्धांत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो इसको जो है आप लोग को बहुत अच्छे से जो है इसको याद रखना है, और इसकी जो है प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं विकास के तीसरे सिद्धांत की। तो विकास का जो तीसरा सिद्धांत आता है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि विकास की निरंतरता का सिद्धांत। इसमें क्या, ये सिद्धांत हमको बताता है कि जो विकास होता है वो क्या है, निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, तो भाई माँ के गर्भ से ही विकास की जो है शुरुआत हो जाती है और मृत्यु तक चलती है। पूरे जीवन काल में जो है बिना रुके आपका जो विकास है चलते रहता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास की निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार जो विकास है आपका वो क्या है, निरंतर चलते रहता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, या हम बोल सकते हैं कि जन्म के पहले से लेकर के मृत्यु तक। ठीक है, ये जो है आपका विकास की निरंतरता का सिद्धांत है। चलिए अब बात कर लेते हैं विकास के चौथे सिद्धांत की। तो विकास का जो चौथा सिद्धांत है वो है हमारा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। ये सिद्धांत हमको बताता है कि हमारा जो विकास है वो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है हम सामान्य क्रियाओं को करना सीखते हैं और उसके बाद में जो है विशिष्ट क्रियाओं को करना सीखते हैं। सबसे पहले हम सामान्य चीजों को सीखते हैं और उसके बाद में विशिष्ट चीजों को सीखते हैं। वही सामान्य और विशिष्ट क्या, तो सामान्य चीजें वो होती है जिसमें कि हमको बहुत कम एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है, बहुत ही नॉर्मली जो है हम कर लेते हैं। और जो विशिष्ट क्रियाएं होती है उसमें क्या होती है कि हमको ध्यान की जरूरत पड़ती है, थोड़े से ज्यादा समायोजन की जरूरत पड़ती है अपेक्षाकृत जो है सामान्य क्रियाओं के। भाई सामान्य क्रिया क्या हो गई, उठ के चलना है, किसी भी बड़ी चीज को पकड़ना। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी सामान्य क्रिया हो गई। लेकिन जो है क्या है कि दौड़ना है या किसी भी बारीक चीज को पकड़ना है, किसी चीज को ढूंढना, ये क्या हो गई, विशिष्ट क्रिया हो गई। तो भाई हम सबसे पहले किसी भी बड़ी चीज को पकड़ना सीखते हैं, फिर किसी छोटी चीज को पकड़ना सीखते हैं। जैसे अगर हम बात करें विकास के क्रम में कि बच्चा जो है सबसे पहले क्या सीखता है, उठना सीखता है, बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। ठीक है, तो दौड़ना क्या है, एक जो है विशिष्ट प्रक्रिया है। तो विकास की जो दिशा आप देख रहे हो वो क्या है, सामान्य क्रिया से विशिष्ट क्रिया की ओर जा रही है। जैसे उठना जो है, तो उठना क्या है, एक सामान्य क्रिया है, उससे थोड़ी सी विशिष्ट क्रिया क्या आ जाती है, बैठना, उससे थोड़ी विशिष्ट आ जाती है चलना, और उससे विशिष्ट क्रिया क्या हो जाती है, दौड़ना। तो इस प्रकार से जो है विकास जो है चलता है, विकास की जो क्रियाएं हैं वो इस हिसाब से होती है। मतलब हमारा जो रिस्पॉन्स होता है सबसे पहले नॉर्मल एक्टिविटीज में होता है, उसके बाद जो है वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज में होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं पेन को पकड़ना, तो भाई पेन को पकड़ने में और किसी बड़ी बॉटल को पकड़ने में जो है अंतर हमको देखने को मिलता है कि बॉटल को क्या करते हैं हम आसानी से पकड़ लेते हैं क्योंकि उसका आकार बड़ा होता है,
भाई जैसे अगर हम बात करते हैं पेन को पकड़ने की, तो कोई भी बच्चा जब पेन को पकड़ेगा तो वो कुछ इस तरह से पकड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करके जो है बच्चा उसको पहले इधर फिर इधर, मतलब बहुत सारी क्रियाएं करेगा, तब जाके वो अपनी एक विशिष्ट क्रिया में या एक विशिष्ट पोजीशन में जो है पेन को पकड़ पाएगा। क्योंकि पेन को ऐसे पकड़ना जो है सामान्य क्रिया होगी, लेकिन उसको लिखने के पोस्चर में पकड़ना और पकड़ के ऐसे लिखना भाई जो है वो क्या है, विशिष्ट क्रियाओं में आ जाता है। क्योंकि लिखने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान भी लगाना पड़ता है, आंखों का भी जो है ध्यान रखना पड़ता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन की जो है हमको उसमें जरूरत पड़ती है। चलिए अब बात कर लेते हैं विकास के 5वें सिद्धांत की। तो विकास का जो 5वां सिद्धांत होता है वो होता है हमारा विकास के पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास का जो पूर्वानुमान का सिद्धांत है इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। पूर्वानुमान का मतलब क्या होता है? पूर्वानुमान का मतलब होता है भविष्य में होने वाली घटनाओं के विषय में या भविष्य में होने वाली जो चीजें हैं उनके विषय में जो है अनुमान लगा पाना, इसे कहा जाता है पूर्वानुमान। मतलब पहले लगाया गया जो अनुमान है वो कहलाता है पूर्वानुमान। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी है ये बोलता है कि विकास की जो क्रिया होती है उसके दौरान जो है कि जिसका विकास हो रहा है उसके बारे में जो है हम पहले से कुछ ना कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि इसका भविष्य कैसा होगा, ये क्या काम करेगा। जैसे हम देखते हैं कि एक कहावत हमको सुनने में मिलती है कि होनहार बिरवान के होठ चिकने पात। वे किसी के पैर तो चिकने नहीं होंगे, लेकिन उसका जो भविष्य होगा उसके बारे में जो है कहीं ना कहीं अनुमान जो है लगाया जा सकता है। लेकिन क्या होगा, केवल अनुमान लगाया जा सकता है, सबके विकास की जो दर है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। कई बार ये अनुमान जो है सही भी साबित हो सकते हैं। या बोला जाता है कि पूत के जो पैर है वो पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। भाई ये सभी बातों का तो पता नहीं, लेकिन इसी मामले में जो है ये सारी बातें हमको सुनने में मिलती हैं। चलिए अब बात करते हैं विकास के 6वें सिद्धांत के बारे में। विकास का जो 6वां सिद्धांत है वो है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत को ही बोला जाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस या एकीकरण का सिद्धांत हमको बताता है कि प्रत्येक मनुष्य में क्या होता है, एकीकरण का गुण पाया जाता है। ठीक है भाई, मान लिए एकीकरण का गुण तो पाया जाता है, लेकिन एकीकरण क्या होता है? तो एकीकरण क्या है? जब हम अपने दो या दो से अधिक अंगों के बीच में समायोजन बैठाते हैं और किसी भी विशेष कार्य को जो है संपादन करते हैं, विशिष्ट क्रियाओं को संपादित करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा एकीकरण। मतलब दो या दो से अधिक अंगों के बीच में समायोजन बैठाना क्या कहलाता है? एकीकरण कहलाता है। उनको जो है उनका प्रयोग करके जो है एक साथ कार्य करना क्या कहलाता है? एकीकरण कहलाता है। अब एकीकरण का उदाहरण क्या हो सकता है? तो एकीकरण का स्पष्ट उदाहरण हमको देखने को मिलता है जब हम अपनी क्लास में डिक्टेशन करवाते हैं, मतलब श्रुत एक बोल के लिखवाते हैं, या फिर साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं। तो ये जो क्रियाएं होती हैं ये सब किससे संभव हो पाती हैं? एकीकरण से ही संभव हो पाती हैं। भाई अगर हम बात करें हमारे लिखवाते समय, मतलब क्लास में जब हम लिखवाते हैं तो डिक्टेशन की, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बालक को अपने हाथों पर, अपनी आंखों पर और अपने कानों पर, तीनों अंगों के बीच में जो है समन्वय बिठा करके एक साथ कार्य करना पड़ता है कि भाई कानों से सुनेगा, आंख से देखेगा और हाथ से लिखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कब साइकिल चलाते समय कैसे। तो भाई साइकिल चलाते टाइम भी क्या होता है, आपको अपने हाथों पर, पैरों पर, आंखों पर, दिमाग पर और कानों पर, इसके साथ जो है सभी अंगों पर आपको जो है अच्छे से कंट्रोल रखना पड़ता है। सभी का एक साथ सही दिशा में आप प्रयोग करते हैं तब जाके आप साइकिल चला पाते हैं। भाई अगर हम इसको तोड़ के देखें तो क्या होगा कि हाथों का जो प्रयोग है आप क्यों करते हैं? अपनी साइकिल को संतुलित करने के लिए और उसके हैंडल को संभालने के लिए। कानों का प्रयोग करते हैं कि आजू बाजू से कोई वाहन तो नहीं आ रहा है, उनकी आवाजों को सुनने के लिए। आंखों का उपयोग करते हैं अपने रास्ते को देखने के लिए, रास्ते को समझने के लिए, रास्ते में आने वाली बाधाओं को देखने के लिए जो है हम अपनी आंखों का उपयोग करते हैं। दिमाग का उपयोग तो भाई सभी जगह होता है, इसका उपयोग समझाना जरूरी नहीं है। ठीक, पैरों का उपयोग तो भाई पैडल मारने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए और साइकिल को रोकने के लिए। ऐसे जो है छोटे छोटे टुकड़ों में हमने देखे कि कैसे हम जो है साइकिल चलाने में जो है इन सभी अंगों का उपयोग करते हैं। लेकिन इन सभी अंगों का जो उपयोग जब हम बहुत अच्छे से करते हैं, सटीकता से जब इनके बीच में समायोजन बिठा के जब इनका प्रयोग किया जाता है, तभी हमारी साइकिल चल पाती है। तो इन सबके बीच में समायोजन कर पाना, इन सभी को एक साथ प्रयोग कर पाना जो है, यही गुण कहलाता है हमारा एकीकरण का गुण।
ठीक है, आप समझे कि एकीकरण क्या होता है। एकीकरण का सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं विकास के 7वें सिद्धांत की, जो है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमको बताता है कि एवरी पर्सन हैव अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, मतलब कि हर व्यक्ति का क्या होता है, अपना व्यक्तित्व होता है, उसमें कुछ विशेषताएं होती है, कुछ कमियां होती है, कुछ अलग चीजें हमको देखने को मिलती है। सिद्धांत हमको जो है इसी चीज के बारे में बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति में जो है अलग अलग चीजें पाई जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, और एज अ टीचर हमको इनका क्या करना है, सम्मान करना है। सबकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को हमको सम्मान देना है। इस बात को आप याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको बहुत जगह काम आने वाला है। भाई व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है? व्यक्तिगत विभिन्नता होती है आपके व्यक्तित्व में पाई जाने वाली विभिन्नताएं। वो आपकी कमियां हो सकती है, आपकी विशेषताएं हो सकती है, आपकी शारीरिक बनावट हो सकती है। भाई इसका उदाहरण क्या हो सकता है? तो इसका जो उदाहरण है वो हमको हमारे चारों तरफ देखने को मिलता है। कैसे? तो भाई हम अपने समाज में देखते हैं, अपने परिवार में देखते हैं, स्कूल में देखते हैं, क्लास में देखते हैं कि हमको जो है कई प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ लोगों की हाइट ज्यादा होती है, कुछ लोगों की कम होती है, किसी का वेट ज्यादा होता है, किसी का वेट कम होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है। ऐसे जो है बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। जैसे अगर हम मानसिक विभिन्नता की बात करें तो किसी की बुद्धि बहुत तेज होती है, किसी की मंद होती है, किसी की एवरेज होती है, कोई जो है बहुत ज्यादा हमको जो है बुद्धिमान देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो है क्या कहलाती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहलाती हैं, और ये प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है। बस इसी बात को बताता है हमारा विकास का 7वां सिद्धांत। अब व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है वो कहाँ से आती हैं? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अगर हम बात करें तो इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है आपकी आनुवंशिकता का और आपके पर्यावरण का। भाई आपकी आनुवंशिकता का प्रभाव जो है ऐसे गुणों पर पड़ेगा जो कि निर्भर करते हैं आपकी आनुवंशिकी पे। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, आपकी आनुवंशिकी पे निर्भर करते हैं, और कुछ गुण होते हैं जो कि आपके पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती है वो आपकी आनुवंशिकी और आपके वातावरण दोनों का मिला जुला जो है स्वरूप होती हैं। दोनों के मिलाकर के जो परिवर्तन होते हैं वो जो है आपको व्यक्तिगत विभिन्नताओं में देखने को मिलते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वो केवल आनुवंशिकता पर आधारित है या केवल पर्यावरण पर आधारित है। वो जो है भाई आपका गुण है, और आपके जो गुण होते हैं वो आपके पर्यावरण से और आपकी आनुवंशिकी से दोनों से ही प्रभावित होते हैं, और दोनों को मिलाकर ही जो है आपके गुणों का, आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं विकास के 8वें सिद्धांत की, और विकास का जो 8वां सिद्धांत है आपका वो है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। ये जो सिद्धांत है ये हमको बताता है कि हमारे विकास की जो प्रगति है, विकास जो है वो कैसे होता है, स्पाइरल होता है। स्पाइरल होने का मतलब है कि क्या होगा, कभी तो विकास अच्छे से होगा, लेकिन क्या होगा, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। मतलब स्पाइरल होने का मतलब होता है विकास की जो गति होती है वो क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। एकदम से सीधी लाइन में जो है विकास आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। विकास क्या होगा, सबसे पहले ज्यादा होगा, फिर कम होगा, और जो पहले हुआ था उससे कनेक्ट होने के बाद दोबारा होगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे करके जो है हमारा विकास होता है। कभी भी एक दिशा में ऊपर की ऊपर या फिर नीचे की ओर जो है विकास नहीं होता। विकास की जो दिशा है वो कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। मतलब विकास कैसा होता है, स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता है। ये बात जो है हमको बताता है विकास का 8वां सिद्धांत, जिसका नाम है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। मतलब विकास कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है, गोलाकार होता है, स्पाइरल में हमको देखने को मिलता है। विकास की जो गति होती है वो क्या होती है, निश्चित नहीं होती है, या एक दिशा में सीधे जो है वो नहीं जाती है। वो कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी ज्यादा कभी कम हमको जो है देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं विकास के 9वें और आखिरी सिद्धांत की, जो है अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट। ये सिद्धांत हमको बताता है कि विकास के जो आयाम होते हैं वो जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इनका जो है एक दूसरे के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही बात जो है हमारा विकास का 9वां सिद्धांत हमको बताता है। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे अगर हम देखते हैं कि किसी बच्चे में शारीरिक विकास नहीं हुआ है तो इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि उसका मानसिक विकास भी अच्छे से नहीं होगा। अगर किसी का मानसिक विकास नहीं हुआ है तो इस बात की
पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि उसका सामाजिक विकास और नैतिक विकास भी अच्छे से नहीं होगा। और सामाजिक विकास अच्छे से नहीं होने से क्या होगा कि उसका भाषिक विकास के ऊपर असर पड़ेगा। इस प्रकार से जो है विकास के जो आयाम होते हैं आपस में जो है एक दूसरे से बहुत ही गहराई से जो है संबंधित होते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अगर किसी के विकास का एक आयाम अच्छा है तो दूसरा आयाम भी ऑटोमेटिक अच्छा होता है। विकास का अगर एक आयाम अच्छा नहीं है तो इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि विकास के अन्य आयाम भी उसके अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग समझे कि विकास के जो है सभी आयाम साथ साथ चलते हैं, ये एक दूसरे से गहराई से संबंधित होते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे विकास के सिद्धांत। आई होप कि आपको विकास के सिद्धांत समझ में आए होंगे। विकास के सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझने के बाद भी अब हम लोग बात कर लेते हैं वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में कि कौन कौन से कारक है जो हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए, इसको प्रभावित करने वाले कारकों के पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई प्रभावित करना क्या होता है या प्रभाव क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि प्रभाव क्या होता है तो किसी भी घटना के घटित होने के बाद जो परिणाम होता है और उसके फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है और जो बदलाव उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं प्रभाव। भाई देखिए, किसी भी चीज में अगर बदलाव हुआ है मतलब क्या हुआ है कि उसकी गुणवत्ता में, उसके स्तर में या तो वृद्धि हुई होगी या तो कमी हुई होगी, है ना। तो यही जो है प्रभाव का मतलब होता है कि भाई किसी भी चीज के स्तर में या गुणवत्ता में जो है आपने वृद्धि कर दी या फिर उसमें कमी कर दी तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो चीज प्रभावित हो गई। प्रभावित होने का जो है यही हम एक मतलब निकालते हैं, क्योंकि जो प्रभाव है वो भी क्या है, एक परिवर्तन है जो किसी भी घटना के घटने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है। देखिए भाई, अगर उसमें परिवर्तन हुआ है तो हो सकता है कि उसके स्तर में वृद्धि हुई हो या उसकी गुणवत्ता में, उस स्तर में जो है कमी हुई हो। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से कारक है जो कि हमारे वृद्धि और विकास के गुणवत्ता में, उनकी स्तर में जो है कमी कर देते हैं या उसके स्तर को बढ़ाने का जो है काम ये करते हैं। देखिए, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम बात करते हैं तो ये जो कारक होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं आपके आंतरिक कारक और दूसरे होते हैं आपके बाह्य कारक। आंतरिक कारकों को बोल दिया जाता है इंटरनल फैक्टर्स और बाह्य कारकों को बोला जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। आंतरिक कारक या इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं? तो जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो बालक से संबंधित होते हैं, मतलब बालक के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, बालक की बॉडी से रिलेटेड जो है ये होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि आंतरिक कारक कौन कौन से होते हैं, पहला जो आंतरिक कारक होता है वो होता है आपका हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवंशिकता। दूसरा जो कारक होता है आपका वो होता है बायोलॉजिकल फैक्टर, मतलब कि जैविक कारक। तो बालक के शरीर में पाई जाने वाली जो जैविक कारक होंगे, पाई जाने वाली जो जैविक क्रियाएं होंगी वो सभी जो है आपके जैविक कारकों में आ जाती हैं। अगर हम बात करते हैं इसको प्रभावित करने वाले तीसरे कारक के बारे में तो वो होता है आपका इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि। चौथा जो कारक है वो है आपका इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर का मतलब होता है आपका संवेगात्मक कारक, मतलब कि बालक के संवेगों से संबंधित जो कारक होते हैं वो होते हैं आपके इमोशनल फैक्टर्स। और जो पांचवा कारक होता है आपका वो होता है सोशल नेचर, मतलब कि सामाजिक प्रकृति। ठीक है, अब इनको हम एक एक करके जो है समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला कारक है वो क्या है हमारा आनुवंशिकता। आनुवंशिकता का मतलब होता है हेरिडिटी। हेरिडिटी किसको बोलते हैं भाई? मानव में जो है एक गुण पाया जाता है जिसमें क्या होता है उसके पूर्व की जो पीढ़ी होती है, मतलब बच्चे के माता पिता की जो पीढ़ी होती है उससे कुछ गुण जो है बालकों में आ जाते हैं। ये जो ट्रांसफरेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसी को बोला जाता है आपका आनुवंशिकता। और जो गुण ट्रांसफर होते हैं उनको बोला जाता है आनुवंशिक गुण। भाई देखिए, आनुवंशिकता कैसे विकास को और वृद्धि को प्रभावित करती है। मान लीजिए कि कोई भी माता पिता है जिनका जो है मानसिक स्तर जो है बहुत ही अच्छा है, उनकी हाइट वेट सारी चीजें जो है बिल्कुल एक्यूरेट है, तो इस बात के ज्यादा चांसेस हैं कि उनका जो बच्चा होगा वो भी क्या होगा, उसका भी मानसिक स्तर जो है अच्छा ही होगा, उसमें उसके भी जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, वो भी क्या होगा, समुचित रूप से होगा। इस बात के चांसेस ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो भाई ये कैसा प्रभाव हुआ आनुवंशिकता का? सकारात्मक प्रभाव हुआ कि भाई आनुवंशिकता अच्छी है, आनुवंशिक गुण अच्छे मिले हैं तो उसका विकास क्या हुआ भाई, अच्छे से विकास हो गया। लेकिन वहीं पे अगर बच्चे के माता पिता बौने हैं तो इस बात के चांसेस कम बनते हैं कि बच्चे की जो हाइट है अच्छी होगी। अगर माता पिता का मानसिक स्तर कम है तो इस बात के चांसेस ज्यादा है कि बच्चे का मानसिक स्तर भी क्या होगा, विकसित नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, आनुवंशिकता का वृद्धि और विकास दोनों के ऊपर क्या हुआ, नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो कुछ इस प्रकार से जो है आनुवंशिकता जो है बच्चे के विकास को जो है प्रभावित कर
करती है और वृद्धि को भी प्रभावित करती है। दूसरा जो आंतरिक कारक हमने देखे थे वो था आपका बायोलॉजिकल फैक्टर, मतलब कि जैविक कारक। जैविक कारक क्या होते हैं? जैविक कारक वो फैक्टर्स होते हैं जो बालक के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, मतलब कि बालक के जो जीन्स होते हैं, बालक का जो डीएनए होता है, उसमें पाए जाने वाले जो गुण हैं वो भी जो है वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। बालक में होने वाले जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो भी बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। बालक को जो पोषण दिया जाता है, बालक का मस्तिष्क, बालक के शरीर के सारे जो आंतरिक अंग होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, बालक का जो लिंग होता है, ये सभी जो कारक होते हैं, ये सब जो है वो सारे क्या है, बालक में पाए जाने वाले जैविक कारक है जो कि आंतरिक रूप से बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। भाई कैसे करते हैं? मान लीजिए कि किसी भी बच्चे को अच्छे से जो है पोषण नहीं मिला है, तो क्या उसका जो विकास है और क्या उसकी वृद्धि है, क्या वो संतुलित ढंग से हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। अगर उसको जो है सही पोषण नहीं दिया जाता है, उसमें हार्मोनल चेंजेस जो है वो बैलेंस में नहीं है, मतलब कि जो हार्मोन्स होते हैं उनका बैलेंस भी जो है बहुत जरूरी होता है, और ये भी एक क्या है, जैविक कारक होता है जो कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। भाई जैसे अगर हम बात करते हैं हार्मोनल चेंजेस के बैलेंस में होने की, अगर हार्मोनल चेंजेस बैलेंस में नहीं होते हैं तो प्यूबर्टी के ऊपर जो है हमको असर देखने को मिलता है, मतलब जो मेच्योरिटी है, जो परिपक्वता है, उसके होने की जो टाइमिंग है उसमें भी जो है हमको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। भाई मान लीजिए कि किसी भी बच्चे में जो है अच्छे से उसमें हार्मोनल चेंजेस जो है वो बैलेंस में नहीं हो रहे हैं, तो क्या उसमें प्यूबर्टी टाइम से आएगी? क्या उसमें जो है परिपक्वता समय पर हमको देखने को मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से जो है वृद्धि और विकास इससे प्रभावित होते हैं। लेकिन एक दूसरा बालक है जिसमें क्या है कि हार्मोनल चेंजेस एकदम बैलेंस में है, ठीक से हो रहे हैं, उसको पोषण भी अच्छा मिल रहा है, तो ये सभी चीजें क्या होगी कि उसके विकास और वृद्धि दोनों में ही सहायता प्रदान करेगी, और हम देखेंगे कि उसका वृद्धि और विकास जो है वो समुचित ढंग से हो जाएगा। देखिए तीसरा जो कारक था वो हमने देखे थे इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि या आईक्यू। आईक्यू क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का अगर बुद्धि, उसमें अच्छी बुद्धि है, तेज बुद्धि है, तो उसका जो है विकास और वृद्धि दोनों ही क्या होगा, समुचित रूप से होगा, बहुत अच्छे से होगा। लेकिन अगर किसी में बुद्धि की कमी है या बुद्धि जो है अच्छे से डेवलप नहीं हुई है, तो उसका जो विकास है वो हमको जो है एकदम धीरे देखने को मिलेगा, वृद्धि के ऊपर भी जो है इसका प्रभाव पड़ता है। चलिए अब बात कर लेते हैं विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों के बारे में। तो बाह्य जो कारक होते हैं उसको बोला जाता है आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? वो फैक्टर्स होते हैं जो कि बालक के अंदर नहीं बल्कि बालक के बाहर स्थित होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बालक के बाहर का जो वातावरण है, उसका समाज है, वो सारी चीजें जो है बाह्य कारक में आ जाती हैं। ये सब क्या होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। भाई अगर हम बात करते हैं प्रीनेटल स्टेज की, तो प्रीनेटल स्टेज में भी कोई बाह्य कारक होता है जो उसके विकास और वृद्धि को प्रभावित करता है? हाँ ऐसा होता है। माँ का जो गर्भ होता है, मतलब कि मदर का जो वूम्ब होता है, वो क्या होता है, प्रीनेटल स्टेज में बालक के ग्रोथ और डेवलपमेंट को, की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला जो है एक बाह्य कारक के रूप में काम करता है। तो भाई देखिए माता के गर्भाशय का भी जो है बालक के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसमें होने वाले जो चेंजेस हैं उसका भी बालक की वृद्धि और विकास के ऊपर जो है प्रभाव पड़ता है। भाई मान लीजिए कि कोई भी फीटस जो है वो वूम्ब में है, और वूम्ब का जो एनवायरनमेंट है, मतलब कि अगर कोई भी भ्रूण अपनी माँ के गर्भ में है और गर्भ का जो वातावरण है वो बालक के विकास के लिए जो है अनुकूल नहीं है, तो क्या ऐसी स्थिति में बालक का समुचित विकास हो पाएगा? क्या उसकी वृद्धि हो पाएगी? तो ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं होगा। उसका विकास भी जो है बुरी तरह प्रभावित होगा और विकास समुचित रूप से नहीं होगा, और वृद्धि भी प्रभावित होगी, और वृद्धि भी जो है सही ढंग से हमको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं पर कोई और फीटस है जो कि अपने मदर के वूम्ब में है, ग्रो कर रहा है, और वहाँ का एनवायरनमेंट जो है उसके लिए अनुकूल है, बहुत अच्छा है, तो क्या होगा, बालक का जो विकास है वो बहुत अच्छे से होगा, डेवलपमेंट जो है बहुत अच्छे से हमको उसमें देखने को मिलेगा कि समुचित विकास भी बच्चे का हो रहा है, और उसमें वृद्धि भी जो है उसकी आयु के अनुरूप हमको देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी मदर है जिसका वूम्ब क्या हुआ है कि कोई भी एक्सीडेंट अगर ऐसा कुछ हो गया है, तो उससे भी जो है वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। एक और बात कि अगर मदर के वूम्ब में सिंगल चाइल्ड है या ट्विंस चाइल्ड है, मतलब कि जुड़वा बच्चे हैं या एक अकेला बच्चा है, इस चीज का भी जो है वृद्धि और विकास के ऊपर प्रभाव पड़ता है। भाई वो कैसे? अगर हम बात करते हैं कि बच्चे को जो मिलने वाला पोषण है, जो स्थान है वृद्धि और विकास के लिए जितने स्थान की जरूरत पड़ती है उससे उसको कम स्थान मिलेगा, उसको पोषण कम मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि बच्चे के विकास और वृद्धि में बाधा उत्पन्न
होगी और जो समुचित विकास, जितना विकास बच्चे का होना चाहिए था उतना अच्छा जो है विकास हमको देखने को नहीं मिलने वाला है। उसके बाद में एक पॉइंट और आता है कि अगर फीटस जो है वो क्या है, वूम में है, और अगर कोई रेडिएशन उस पर पड़ गई है या फिर कोई रे पड़ गई है, हार्मफुल रे और रेडिएशन अगर उसके ऊपर पड़ जाती है, किसके ऊपर भी, मदर के वूम के ऊपर, माता मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके ऊपर, तो उसका भी जो प्रभाव है वो हमको देखने को मिलता है वृद्धि और विकास के ऊपर। अगर कोई हार्मफुल रेडिएशन उसके ऊपर पड़ा है तो क्या होगा कि बच्चे का जो विकास है समुचित रूप से नहीं होगा, और हमको जो है इसका उदाहरण भी देखने को मिलता है। कई सारे जो है विकलांग बच्चे हम देखते हैं, मानसिक रूप से अपरिपक्व जो है बच्चे हमको अपने समाज में देखने को मिल जाते हैं। प्रीनेटल स्टेज में जो है मदर की जो हेल्थ होती है, मदर को मिलने वाला जो न्यूट्रिशन होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, उस चीज का भी जो है प्रभाव हमको देखने को मिलता है वृद्धि और विकास के ऊपर। अगर कहीं पर ऐसे स्टेज है कि प्रीनेटल स्टेज में कोई लेडी है और उनके साथ में गलत व्यवहार किया जाता है, गलत अगर इन्वायरमेंट उनको दिया जाता है, तो उसका भी जो प्रभाव है हमको वृद्धि और विकास के ऊपर देखने को मिलता है। अगर नकारात्मक वातावरण है, नकारात्मक पोषण बच्चे की माँ को अगर दिया गया है, तो उस टाइम पे क्या होता है, बच्चे का जो विकास है और वृद्धि है वो समुचित ढंग से नहीं हो पाता है। लेकिन अगर बहुत अच्छा वातावरण है, पोषण अच्छा है, और अगर उनकी हेल्थ जो है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी है मदर की, तो इस बात के चांसेस ज्यादा होते हैं कि जो बेबी होगा उसका भी जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है बहुत अच्छे से होगा। अब आइए बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो जो कि क्या होते हैं, इन्फेंसी से जो है बच्चे को अफेक्ट करना शुरू करते हैं। मतलब आफ्टर बर्थ क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि बच्चे को एक्सटर्नली अफेक्ट करते हैं। मैं देखिए, अगर हम बात करते हैं इन्फेंसी में या फिर आफ्टर बर्थ में जो है, तो उसमें जो पहला एक्सटर्नल फैक्टर आता है वो होता है आपका न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन का मतलब कि अगर बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन दिया जाए, अच्छे पोषण दिया जाए, तो उसका जो है वृद्धि और विकास दोनों ही क्या होंगे, समुचित होंगे। लेकिन अगर जो है बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छा नहीं दिया गया है, उसकी जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, अगर उसकी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है, तो इस बात के चांसेस हैं कि उसका जो वृद्धि और विकास है वो समुचित ढंग से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम उसके न्यूट्रिशन पे, उसकी हेल्थ पे, उसकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ से सबके ऊपर अगर ध्यान देते हैं, तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वृद्धि और विकास है, बहुत ही अच्छा हमको देखने को मिलेगा। दूसरा जो फैक्टर आता है वो आता है आपका कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट। मतलब कि अगर ऐसा होता है कि कोई भी बच्चा, उसको जो है कोई भी एक्सीडेंट अगर हो जाता है, उसके साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे कि वो डर जाता है, किसी ट्रॉमा में चले जाता है, तो उसका भी जो प्रभाव है उसके वृद्धि और विकास के ऊपर पड़ता है। अगर कोई भी नेगेटिव एक्सीडेंट बच्चे के साथ नहीं हुआ है, तो उसका जो विकास है वो समुचित रूप से चलते जाएगा। लेकिन अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी ऐसी घटना जो कि उसके साथ नहीं होनी चाहिए थी, कोई भी नकारात्मक घटना अगर घटित होती है, तो वो क्या होती है, वो एक बाह्य कारक होती है जो कि बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। लेकिन इस अवस्था में जो घटना घटित होगी वो किसके साथ होगी, बालक के साथ होगी, मतलब बच्चे के साथ होगी। ठीक है, उसके बाद में आता है उसका सोशल एनवायरनमेंट, मतलब कि सामाजिक वातावरण, जिस जगह पे वो रहता है, ये चीज भी जो है बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो कि ऐसी जगह रहता है जहां पर बच्चों का शोषण किया जाता है, उनको अच्छे से पोषण नहीं दिया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है, ये सारी चीजों के, इन सारी चीजों के बीच में अगर कोई बालक पल रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या होगा कि उसका जो विकास है वो समुचित रूप से नहीं हो पाएगा। उसमें जो है काफी सारे जो अवगुण है वो सब हमको देखने को मिलेंगे। उसका जो विकास है और वृद्धि है वो क्या होंगे, इससे अवरुद्ध होंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि बहुत ही अच्छी जगह पर रह रहा है, अच्छी जगह का मतलब ये कि वहां का सामाजिक वातावरण जो है अच्छा है, सकारात्मक वातावरण है, बालक के पोषण के ऊपर, उसके मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इन सभी के ऊपर ध्यान देने वाले पेरेंट्स है, ऐसा समाज है, तो वहां पर क्या होगा, बच्चे का जो है सामाजिक विकास बहुत ही अच्छे से हमको देखने को मिलेगा। बच्चे का जो विकास है और वृद्धि है वो हमको जो है बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेंगी। इसके बाद जो कारक है जो कि बच्चों को अफेक्ट करता है वो होता है फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब कि आर्थिक स्थिति। भाई पेरेंट्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है, इसका भी जो प्रभाव है वो बच्चों के वृद्धि और विकास के ऊपर पड़ता है। भाई कैसे, मान लीजिए कि किसी बालक के माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो क्या होगा कि उसका जो शिक्षा का स्तर होगा,
होगा, जीवन स्तर होगा, वो क्या होगा, काफी अच्छा होगा और उसका विकास जो है अच्छे से होगा। अगर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो बालक के एजुकेशन पे, उसकी फिजिकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे, इन सभी चीजों के ऊपर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे और ज्यादा ध्यान दे पाएंगे अपेक्षाकृत उन जिनकी स्थिति कमजोर है उनसे। तो भाई जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो लोग खुद ही ढंग से खाना नहीं खा पाते हैं, तो ऐसे गरीब लोगों के जो बच्चे होंगे उनका जो विकास है वो उसमें जो है उससे बाधा उत्पन्न होती है। भाई क्या होगा कि जो गरीब व्यक्ति होगा वो अपने बालक के न्यूट्रिशन के ऊपर उतने अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएगा जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और जितना ध्यान वो दे पा रहा है। तो ऐसे जो है हमको विकास में अंतर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये वो कारक थे जो बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, मतलब कि इनका जो है बालक के वृद्धि और विकास के ऊपर जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर ये सभी कारक सकारात्मक दिशा में काम करते हैं तो बालक के वृद्धि और विकास के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वृद्धि और विकास दोनों ही जो है समुचित ढंग से हो पाते हैं। लेकिन अगर ये कारक जो है नकारात्मक रूप से कार्य करते हैं, नकारात्मक दिशा में कार्य करते हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चे का जो विकास और वृद्धि है दोनों ही क्या होते हैं, अवरुद्ध होते हैं, दोनों पर ही जो है हानिकारक प्रभाव पड़ता है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले अनेक कारक जो है हमारे पर्यावरण में मौजूद हैं और सभी कारकों की चर्चा कर पाना जो है असंभव है। इतने सारे कारकों को एक साथ पढ़ पाना मुश्किल है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमको जो है अवलोकन करके सीखनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जो है उसमें अपना तर्क लगाना पड़ेगा कि वो चीज बच्चे को किस तरह से अफेक्ट करेगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बाल विकास के सिद्धांत और विकास को प्रभावित करने वाले कारक समझ में आए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।